हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व के भूगोल के माध्यम से हम लोग नई जानकारियां सीखते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम और आगे बढ़ाते हुए और आगे चलेंगे और चैप्टर वाइज हम पूरा पढ़ रहे हैं। हम पूरा शुरुआत से अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि महासागरीय जल और उनका तापमान। ठीक है, महासागर के जल और उनके तापमान के बारे में आज हम जानेंगे। कह रहा है जो सागरीय जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। अब हमारे जल का जो तापमान है, हमारा जो समुद्र है, उनका जो तापमान है, उसका सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य की वजह से जल के तापमान कम और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है महासागरीय जल की सतह, ठीक है, जो सतह होता है, औसत दैनिक तापांतर 1 सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। तो जो सतह होते हैं उनका जो औसत औसत दैनिक तापमान है वह क्या होता है, 1 सेंटीमीटर या इससे कम होता है। और हम आगे सीखते हैं। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण, देखो आपको पता है, हमने हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है। अब यहाँ पे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण महासागर का जो तापक्रम है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। मतलब ये मान लो हमारा पूरा विश्व है। ठीक है, ये उत्तर वाला हुआ और ये दक्षिण वाला हुआ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है जो औसत तापक्रम है ये उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। समुद्र का जो पानी है वह ज़्यादा तापमान है दक्षिणी गोलार्ध से। क्यों? क्योंकि स्थल है यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्थल है। और इस कारण इसका ये कारण है कि जो उत्तरी गोलार्ध का पानी है, जो महासागरों में उत्तरी गोलार्ध में पानी है, वह दक्षिणी गोलार्ध से उनका तापमान अधिक रहता है। ठीक है, ये आपको एकदम अपने दिमाग में बैठाए रखना है। फिर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक तापांतर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा, आपको पता है ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है भूमध्य रेखा। 3 रेखाएं गुजरती हैं। ये हो गया ऊपर वाला कर्क रेखा, और ये भूमध्य रेखा, और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो बीच से जाती है ये भूमध्य रेखा है। और यहाँ पे जो औसत तापक्रम है वह 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि महासागरों की औसत तापक्रम कितना है, औसत तापक्रम कितना है, 27। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। महासागरों का पूर्वी भाग अधिक तापमान और अंकित किया जाता है। महासागरों का पूर्वी भाग में अधिक तापमान अंकित किया जाता है। ये मान लो ये क्या है, ये भारत है, अरे सॉरी, ये विश्व है। और ये जो विश्व है ये ऊपर वाला हुआ उत्तर, नीचे वाला हुआ दक्षिण। ठीक है, इधर हुआ पूरब और इधर हुआ पश्चिम। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ये इधर वाला एरिया है उसका तापक्रम ज़्यादा है। तो अगर पूछेगा कि पश्चिम या पूरब में किसका तापमान अधिक है, तो पूर्वी वाला तापमान ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको रखना है। अब कह रहा है परीक्षा दे से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा भूमध्य रेखा पर महासागरों की औसत जो तापमान है वह कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यह अब देखो, अब ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। अब आप यहाँ समझो। ठीक है, यहाँ आप समझो, ये मान लो संसार का मैप है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा तापमान यही होगा। अच्छा, क्यों सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ होता है? क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी, ये जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, इनके बीच वाली एरिया, और खासकर जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 24 घंटे सूर्य रहते हैं। ठीक है, सॉरी, 12 घंटे सूर्य रहता है और इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है। अब यहाँ से कह रहा है अगर आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाओगे, रेखा के उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा को से उत्तरी ध्रुव की ओर जाओगे, तो तापमान जो होगा वो धीरे धीरे कम आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, फिर आप जैसे जैसे जाओगे ऊपर वहाँ कम होता चला जाएगा। और आपको पता है उत्तरी ध्रुव पे क्या है, बर्फ जमी रहती है। अब यहाँ से अगर आप दक्षिणी ध्रुव पे जाते हो, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तापमान कम होता जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो तापमान जो होता है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि वही है कि कर्क और मकर रेखा के बीच तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, सभी महासागरों का औसत तापक्रम कितना निश्चित किया गया है? सभी महासागरों का औसत तापक्रम कितना है? तो 27, अगर सबको मिला लिया जाए तो सॉरी 17.2। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर 2। तो अगर अगर पूछेगा भूमध्य रेखा तो भूमध्य रेखा पर 27, और लेकिन वैसे 17.2।
ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं, कह रहा है किस महासागर की सतह का तापक्रम अन्य महासागर से अधिक है। तो जो महासागर है, जो प्रशांत महासागर है, उसका तापक्रम सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि महासागर, प्रशांत महासागर कहाँ है? पूरब की ओर है। तो इसका जो तापक्रम है, प्रशांत महासागर सागर का तापक्रम है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। अगर वहीं हम बात करें कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बात करें, तो जो अरब सागर है वह बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा अधिक तापमान है। तो तापमान, अब देखो आपको पता है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, ये भारत है हमारा, और इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो अरब सागर का तापमान क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। फिर यहाँ पे हम पता करते हैं महासागरों की औसत जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये आपको बताया। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध के महासागर का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। तो ये आपने इसको पढ़ा अच्छे से, क्योंकि वहाँ लैंड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है, सूर्य की किरणें समुद्र के सागर कितनी गहराई तक जा सकती हैं? तो 200 मीटर। तो जो ये सूर्य की किरणें होती है ना, समुद्र की गहराई में 200 मीटर तक वो जा सकती है, 200 मीटर अंदर तक जा सकती हैं सूर्य की किरणें। और यहाँ पे बताया समुद्र की गहराई का मापक फैदम होता है। तो समुद्र की गहराई किससे नापा जाता है? तो फैदोमीटर से। ठीक है, फैदोमीटर से, तो उसे फैदम बोलते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है एक फैदम की गहराई का मात्रक कितना है? तो 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? तो एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि समुद्र की गहराई किससे नापा जाता है, तो फैदोमीटर से नापा जाता है, और एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि लवणता जो होती है, लवणता, तो समुद्र का पानी क्या है? अधिक खारा है। खारा मतलब उसकी लवणता ज़्यादा है। तो जो लवणता है, लवणता के प्रकार जो है, वो मात्रा के हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा लवणता जो होने का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जो 77.8 है। तो अगर आपसे ये पूछे कि समुद्र का पानी खारा है, ठीक है, अर्थात लवणता ज़्यादा है समुद्र में, तो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर हम इधर देखते हैं थोड़ा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है समान लवणता वाले 36 स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। समुद्री लवणता का मापन कैसे किया जाता है? तो सेलाइन नेक्टर यंत्र से, नेक्टर यंत्र से। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महासागरों की औसत लवणता जो है वो 35% है। महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35% है, ये आपको याद रखना है। और विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कहाँ पाई जाती है? तो वान झील। और वान झील कहाँ है? टर्की में। 330% लवणता है इसकी, और वान झील टर्की में पाई जाती है। अब यहाँ बात करें, समुद्र में जल सर्वाधिक मात्रा में लवण पाए जाते होते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड के कारण उनका पानी क्या होता है? लवणीय होता है। फिर अगर हम आगे आपसे बात करें, तो नदियों द्वारा सागर में निक्षेपित जल तथा अवसाद में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, 60%। अब यहाँ कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में किसकी लवणता ज़्यादा है? तो देखो, अरब सागर की लवणता ज़्यादा है। अरब सागर का तापमान भी ज़्यादा है, और अरब सागर की लवणता भी ज़्यादा है। अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हम तुलना करें, तो वहाँ हम देखते हैं कि अरब सागर का तापमान भी ज़्यादा है, और अरब सागर की लवणता भी ज़्यादा है। कितना? 36%। और औसत लवणता कितनी है? औसत लवणता है 35%। सोडियम क्लोराइड के कारण क्या होता है? लवणता पाई जाती है। ठीक है, मेन रीज़न यही है। अब हम बात करते हैं किस महासागर की औसत लवणता सबसे ज़्यादा है? तो अटलांटिक महासागर। देखो, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता सबसे ज़्यादा है। अब देखो, लवणता अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका है, तो अटलांटिक महासागर का। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि तापक्रम किसका ज़्यादा है, मतलब किसका ताप ज़्यादा है, किसका पानी का उच्च ताप है, तो प्रशांत महासागर का। ठीक है, दोनों में अंतर है, आपको उसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ देखो सब सागरों का अलग अलग लिखा है, ये इतना हमको नहीं याद रखना। बस हमको ये याद रखना है कि महासागर की औसत लवणता जो होती है वो 35% होती है, और हमको सारा नहीं याद रखना है। ठीक है, और यहाँ फिर सबसे ज़्यादा लवणता किसका होता है? तो अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। टर्की का याद रखना है, टर्की, वान झील टर्की की लवणता सबसे ज़्यादा है। और देखो, कभी कभी क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा तो वान झील टर्की है,
ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, तो इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी क्या कर देते हैं, कभी कभी वान झील टर्की को ना देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसके उसकी जगह पर मृत सागर दे देते हैं। अगर वान झील टर्की नंबर 1 पे है, तो मृत सागर जो है, मृत सागर वो नंबर 2 पे है। ठीक है, तो मृत सागर हम देख लेते हैं कहाँ है, यहाँ पे ये है। मृत सागर की लवणता दूसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये नंबर नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखो कि नंबर 1 पे वान झील टर्की है लवणता में, और नंबर 2 पे मृत सागर है। ठीक है, और ये आपका मैप रहा। मैं आप एक बार आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। अब देखो, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। और ये प्रशांत महासागर है, इसका तापमान सबसे ज़्यादा है। और ये हमारा भारत है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। अरब सागर की लवणता भी ज़्यादा है, और अरब सागर का तापमान भी ज़्यादा है। हालांकि दोनों हिंद महासागर में ही हैं, लेकिन ये दो आसानी के लिए हम दोनों को बांट दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं पृथ्वी के बीचों बीच एक भूमध्य रेखा खींचूँ, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाले भाग में तापमान ज़्यादा है। ठीक है, तापमान ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अब देखो लैंड किस में ज़्यादा है, लैंड देखो इसमें यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, और इसमें लैंड कितना है, ये इतना है, ये इतना, और बस इतना लैंड है। तो इस कारण जो तापमान है वो ज़्यादा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम पृथ्वी को दो भाग में बांटें, कि एक जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में ऐसे बांटता है, और दो बराबर भागों में एक एक रेखा है जो ऐसे ऐसे बांटता है। ठीक है, ये पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांटा है, यही है। तो अब देखो, जो दोनों बीच से मिलाने वाली रेखा है, मैंने खींच दिया उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। अब क्या होता है, दोनों कहाँ मिलते हैं, तो अटलांटिक महासागर मिलते हैं। ये याद रखना है सबसे पहले। तो जो महाद्वीप को, या जो विश्व को दो चार बराबर भागों में बांटा जाता है, तो वो कहाँ मिलते हैं, वो दोनों रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूरब में है। हमारा भारत कहाँ है, इधर है, तो उत्तर पूरब में है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि तापमान, आपको पता है तापमान इधर ज़्यादा होता है। तापमान क्या है, इधर ज़्यादा है, मतलब पूर्वी साइड तापमान ज़्यादा है, और प्रशांत महासागर का तापमान सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। अगर औसत तापमान पूछेगा 27 डिग्री सेल्सियस, औसत लवणता पूछेगा तो 35%। ठीक है, तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।